तो शुरू करते हैं। फेडरलिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे एंड इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है दैट इज़ फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है संघ, ठीक है। फेडरेशन का मतलब होता है संघ। संघ का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर राज्य सरकार एग्जिस्ट कर रही है और राष्ट्रीय सरकार एग्जिस्ट करती है। दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। अब संघ जो है वो दो तरीक़ों से बनाया जाता है। दो तरीक़ों से बनाया जाता है संघ, एक जोड़कर और एक तोड़कर, एक एकीकरण करके और एक विघटन करके। दो एग्जाम्पल है। एकीकरण करके जो संघ बनाया जाता है उसका एग्जाम्पल हमें यूएस में मिलता है, अमेरिका में, जिसको बोलते हैं बाई इंटीग्रेशन। और तोड़कर जिसको हम विघटन बोलते हैं उसका एग्जाम्पल हमें मिलता है कनाडा। दो कंट्रीज़ हैं, दोनों ही पड़ोसी देश हैं, पास पास में हैं। दो प्रकार के संघ हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं। अमेरिका और कनाडा दो पड़ोसी देश हैं। अमेरिका का जो संघ है वो कनाडा के संघ से थोड़ा डिफर है, और इंडिया का जो संघ है, हमने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई है वह अमेरिका की तरह नहीं है बल्कि कनाडा की तरह है। हमारी संघात्मक व्यवस्था कनाडा की तरह है, ना कि अमेरिका की तरह। अमेरिका का संघ एकीकरण करके बना था, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि अमेरिका के जो प्रथम 13 राज्य थे वो पहले स्वतंत्र थे, ऑटोनोमस थे। इन सभी ने मिलकर आपस में एक समझौता किया, संधि करी। फेडरेशन का मतलब संधि भी होता है वैसे इंग्लिश में, कि इन्होंने आपस में एक संधि करी है 13 राज्यों ने मिलकर, और इन्होंने बोला कि हम एक राष्ट्रीय सरकार बनाएंगे, उसको हम कुछ पावर्स देंगे, जैसे कि हमारे पूरी टेरिटरी की रक्षा उसके द्वारा करी जाएगी, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे साधन हम केंद्र की सरकार को देंगे। तो इस प्रकार से अमेरिका में दो सरकारें बनती हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन्होंने बोला कि हम अपने पास रखेंगे। राज्यों ने जो नेशनल गवर्नमेंट का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि उनको डर था कि फ्यूचर में यदि उनके ऊपर दोबारा से कोई अटैक होता है, कोई दूसरी शक्ति उनको गुलाम बनाती है, तो उस केस में वह अपनी स्वतंत्रता अलग अलग नहीं बनाए रख सकते। तो इसके लिए उन सभी को एक होके आना पड़ेगा। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12-13 लोग हैं, एक कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो उन सभी को बार बार आके पीटता है। अब वो 12-13 लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार जब हम अकेले अकेले हैं तो हमारी पिटाई हो जाती है, तो हम ऐसा करते हैं, एक संघ बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक संधि करते हैं कि जब भी वो बंदा हमारे ऊपर दोबारा अटैक करेगा तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ये मिलकर सामना करने की जो भावना है, यही अमेरिका में हुआ कि सभी ने मिलकर आपस में समझौता किया, और सभी ने मिलकर ये बोला कि हमें अपने कुछ राइट्स छोड़ने पड़ेंगे। राइट्स क्या है कि हमारी जो आर्मी होगी वो सभी की एक होगी, पूरे देश की। हमारी जो कम्युनिकेशन होगी, संचार के साधन होंगे, वो एक होंगे। तो कुछ उन्होंने अपने अधिकार छोड़ दिए, और बाकी उन्होंने बोला कि बाकी सारे अधिकार हमारे पास रहेंगे। तो केवल 3 या 4 विषय ही अमेरिका में वहाँ के जो राज्य थे, 13 राज्य थे, उन्होंने वहाँ की संघ की सरकार को दिए, जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है या फिर केंद्रीय सरकार, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट को केंद्रीय सरकार बोलेंगे। तो केंद्र की सरकार को उन्होंने कुछ शक्तियाँ दी और बाकी सारे के सारे अधिकार उन्होंने अपने पास रखे। और इसीलिए हम कहते हैं कि अमेरिका में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र की सरकार। और राज्य की सरकारें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गुलाम है केंद्र की। राज्य की सरकारों ने बोला कि केंद्र को अधिकार होगा कुछ मामलों में कानून बनाने का, बट बाकी जो राइट्स हैं, बाकी जो मामले हैं, वह राज्यों के पास ही रहेंगे। और केंद्र राज्यों की सहमति के बिना राज्यों को ख़त्म भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अमेरिका का जो संघ है उसको अविनाशी राज्यों का संघ कहा जाता है, कि इन राज्यों को ख़त्म नहीं किया जा सकता बिना इनकी सहमति के। तो इससे ये पता चलता है कि राज्यों के पास भी काफ़ी शक्तियां हैं,
इसलिए अमेरिका में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती है, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। वहाँ के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वह भी लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। वहाँ का राष्ट्रपति जो होता है वह भी चुन के आता है। राज्यपाल की शक्ति एक राज्य तक सीमित होती है, राष्ट्रपति की शक्ति पूरे देश में सीमित होती है। अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकताएं पाई जाती हैं, एक व्यक्ति पूरे देश का नागरिक होता है और उसी के साथ एक राज्य का भी नागरिक होता है। जैसे न्यूयॉर्क एक राज्य है तो न्यूयॉर्क का भी वो एक नागरिक होगा और अपने पूरे देश का भी नागरिक होगा। तो दो प्रकार की नागरिकताएं अमेरिका में पाई जाती हैं। अमेरिका में आज़ादी के लिए जो क्रांति शुरू हुई थी वो 1775 को हुई थी और 1783 तक ये चलती है। और इसी दौरान 13 राज्य आपस में मिलकर आते हैं और वहाँ एक संघ का निर्माण कर लेते हैं। राज्य अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता छोड़ेंगे और बाकी सारी की सारी स्वतंत्रता उनके पास रहेगी। दूसरी तरफ यदि हम कनाडा की बात करें तो अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ में ये देश है, बिल्कुल इसका पड़ोसी देश है। इसमें दूसरे प्रकार का संघ पाया जाता है। अमेरिका में तो राज्यों ने मिलकर आपस में समझौता या संधि करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था, परंतु जो कनाडा है वो ऑलरेडी इतना बड़ा एग्जिस्ट कर रहा था। वहाँ पर केवल केंद्र की सरकार पावरफुल थी और समय बीतने के साथ उस केंद्र की सरकार को महसूस हुआ कि यदि उसके द्वारा अपनी पूरे देश की व्यवस्था चलानी है तो उसके लिए उसको कनाडा को प्रांतों में विभाजित करना पड़ेगा, प्रोविंसेस में विभाजित करना पड़ेगा। तो वहाँ की केंद्र की सरकार ने पूरे कनाडा को राज्यों में विभाजित किया। यहाँ पर समझौता नहीं हुआ, यहाँ पर राज्यों ने संघ नहीं बनाया है, यहाँ पर केंद्र ने संघ बनाया है। किस प्रकार से? उन्होंने बहुत सारे राज्य बनाए और कनाडा में फिर इन राज्यों को ऑटोनॉमी दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई कि आपकी सरकारें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और आपको भी संविधान के अनुसार हम कुछ शक्तियां देते हैं जहां पर आपका कानून बनाने का अधिकार होगा। परंतु कनाडा का जो फेडरेशन है, कनाडा का जो संघ है, उसमें ज़्यादा शक्तियां केंद्र के पास हैं और वो इस तरीके से प्रावधान उसका किया गया है कि कनाडा की जो केंद्र की सरकार है वह वहाँ के प्रांतों में परिवर्तन भी कर सकती है। अमेरिका में वहाँ के प्रांतों में परिवर्तन नहीं हो सकता। अमेरिका का जो संविधान, अमेरिका में जो फेडरेशन बना है, अमेरिका में जो संघ बना है वो इंटीग्रेशन से मिला है, जोड़ के बना है, सभी ने मिलकर समझौता किया। कनाडा का जो फेडरेशन है वो तोड़ के बना है, पूरे एक देश को विभिन्न प्रांतों में केंद्र की सरकार के द्वारा तोड़ दिया गया और उनको कुछ अधिकार दे दिए गए, उनको कुछ फ्रीडम दे दी गई, उनको कुछ विषय दे दिए गए कि इसके ऊपर आप कानून बना सकते हैं। और भारत का जो संघ है, दो प्रकार के संघ हैं, एक एग्जाम्पल हमें अमेरिका में मिलता है और एक यूएस में मिलता है। अब अमेरिका का जो संघ है, अमेरिका का जो फेडरेशन है, उसको हम प्योरली फेडरेशन बोल सकते हैं या फिर इसको हम फेडरल बोल सकते हैं। परंतु जो कनाडा का संघ है इसको यूनियन बोला जाता है। तो हिंदी में बेशक आपको अलग अलग शब्द ना मिले बट इंग्लिश में मिलेंगे कि कनाडा का जो संघ है उसको यूनियन बोला जाएगा और अमेरिका का जो संघ है उसको फेडरेशन बोला जाता है या फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और भारत के द्वारा किसको फॉलो किया गया है? कनाडा को फॉलो किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। कनाडा जैसा हमारा मॉडल है हमारे संघ का, जहाँ पर केंद्र की जो सरकार है वो हमें ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है। इंडिया का जो फेडरेशन है वह कनाडा की तरह है। इसलिए अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यदि हम हिंदी में देखेंगे तो राज्यों का संघ, बट इंग्लिश में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन और जो फेडरेशन होता है उसमें थोड़ा अंतर होता है।
फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल जो है वह अमेरिका में पाया जाता है। तो हमारा जो यूनियन जो शब्द लिया गया है वह कनाडा से ही लिया गया है। कनाडा की तरह ही हमारा संघ भी, जब हमारा संघ भी है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। उसके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, सुझाव दिया गया था, उसमें कहा गया था कि भारत में एक लूज फेडरेशन अपनाया जाएगा, एक ढीला ढाला संघ अपनाया जाएगा। बट 1947 में हमारे देश का बंटवारा हो जाता है। तो उसी के कारण जो संविधान बनाने वाले थे उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि यदि हम इस संघ को ढीला रखेंगे और राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ देंगे। ढीला संघ का मतलब क्या है? लूज फेडरेशन का मतलब ये है कि अगर संघ को ढीला रखा जाएगा, इसका मतलब ये है कि राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएंगी। तो उन्होंने समय के साथ महसूस किया कि यदि हम संघ को ढीला रखते हैं तो उसके कारण फ्यूचर में हमारा देश आगे भी बढ़ सकता है। तो पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही ऐसी सोच हमारे संविधान निर्माताओं के अंदर आ जाती है। और फिर हमारे देश का जो संघ है, हमारे देश का जो यूनियन है, उसको कमज़ोर नहीं रखा गया, ढीला ढाला नहीं रखा गया, उसको मजबूत संघ बनाया गया। मजबूत का मतलब ये है कि हम एक ऐसा संघ बनाएंगे जहाँ पर राज्यों के पास तो शक्तियाँ होंगी बट ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास होगी। इसलिए हमारे देश का जो संघ है वो कनाडा की तरह ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ रखता है? केंद्र सरकार की तरफ रखता है। और प्योरली हमने वैसा फेडरेशन, वैसा संघ एडॉप्ट नहीं किया जैसे कि अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका का जो संघ है वो प्योर संघ है, क्योंकि वहाँ पर दो सरकारें पाई जाती हैं, दोनों की अपनी अपनी एक सीमा तय कर दी गई है, दोनों ही एक दूसरों के मामले में इंटरवेंशन नहीं कर सकते। और जो अमेरिकी कांग्रेस है वह राज्यों की जो विधान पालिका है उनमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकती। हमारा जो संघ है वह अमेरिका की तरह नहीं है, बल्कि हमारा संघ कनाडा की तरह है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, राज्यों का संघ लिखा गया है। और एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है और दूसरा होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो कनाडा में पाया जाता है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स अमेरिका में पाया जाता है। भारत के द्वारा भी यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द चूज़ किया गया है, वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। अंबेडकर जी ने इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोला था कि हमने क्यों फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड्स चूज़ किए हैं। तो उसका पहला कारण उन्होंने बताया है कि हमारा जो संघ है वह अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ पर राज्य एक साथ मिलते हैं और समझौता करते हैं। हमारा जो देश था वो पूरा एक इंडिपेंडेंट जब हुआ था तो यहाँ पर एक संविधान सभा थी। संविधान सभा को एक पूरा अधिकार था कि वह किसी भी प्रकार का संविधान बना सकती थी। तो संघात्मक ढांचे की जगह एक आत्मक ढांचा भी हमारी संविधान सभा बना सकती थी, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बोला कि हम देश को विभिन्न हिस्सों में बांटेंगे और उसके राज्य बनाएंगे और राज्यों को कुछ शक्तियां दी जाएंगी जहां पर राज्य अपने लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो बहुत सारे विषय राज्यों को दिए गए। अनुसूची 7 में 3 प्रकार के विषय हमारे संविधान में दिए गए हैं और इन 3 विषयों में संघ की सरकार अपने विषयों में कानून बना सकती है, राज्य की सरकार अपने विषयों में कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो दोनों की जो शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा तय कर दी गई हैं। तो हमारे देश का जो संघ है इट इज़ नॉट लाइक द फेडरेशन ऑफ यूएस। अमेरिका के संघ की तरह हमारा संविधान का संघ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने कभी भी आकर आपस में समझौता नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर जितनी भी शक्तियाँ राज्यों को दी गई हैं वह संविधान सभा के द्वारा दी गई है, केंद्र के द्वारा दी गई है। दूसरी विशेषता हमारे संघ की उन्होंने ये बताई है कि इसमें जो राज्य हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, यानी कि राज्य अविनाशी नहीं है, राज्यों को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि सिंपल मेजॉरिटी से, सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। और ये परिवर्तन कौन कर सकता है? केंद्र की सरकार कर सकती है। हमारे देश की जो संसद है वो कर सकती है। तो केंद्र की सरकार कभी भी किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तो जितने भी परिवर्तन हमारे देश में आज तक हुए हैं वह केंद्र के द्वारा किए गए हैं। ऑफ लेट जो
बाइफरकेशन करी गई है जम्मू एंड कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, ये भी किसके द्वारा करी गई? केंद्र की सरकार के द्वारा करी गई है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि केंद्र की सरकार जो है उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिली हैं बजाय इसके कि राज्यों को शक्तियाँ मिले। तो कंपैरेटिवली ज़्यादा शक्तियाँ मिली हैं केंद्र की सरकार को, और केंद्र की सरकार कभी भी राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। तो अंबेडकर जी ने 2 आर्गूमेंट दिए हैं। पहला कि हमारा जो संघ है वह अमेरिका की तरह नहीं है। दूसरा, राज्यों को परिवर्तित किया जा सकता है। अमेरिका में जो राज्य हैं उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक वहाँ के राज्यों की सहमति ना हो, परंतु हमारे देश में राज्यों की बिना सहमति के ही राज्यों में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना। तो इस तरीके से हमारे देश में जो ये राज्यों में परिवर्तन किए जाते हैं, या कभी कभार 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी जाती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में बना दी गई है, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं ये संसद के द्वारा बनाए गए हैं। हमने केंद्र को तो मजबूत रखना ही था, बट उसी के साथ ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने कुछ विशेषताएं संघात्मक ढांचे की भी अपनाई है। उसका कारण दिया जाता है कि हमारे देश में बहुत सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत से संस्कृतियों के लोग हमारे देश में रहते हैं। यदि आप जम्मू से देखें, कश्मीर से देखें और कन्याकुमारी तक देखें, और यदि आप गुजरात से देखें और नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक देखें, तो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पीपल। बहुत प्रकार के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं। तो इन लोगों को ऑटोनॉमी मिले अपने अपने एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ की ज़रूरतें अलग होती है। सो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। इसका एक रीज़न ये बताया जाता है। हमारे देश का संविधान जो है वो कनाडा की तरह संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था करता है। उसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि कनाडा की तरह ही हमारे देश में भी राज्यों का निर्माण केंद्र के द्वारा किया गया है। राज्यों का निर्माण केंद्र के द्वारा किया गया है, और इन राज्यों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है केंद्र के द्वारा, और इसमें जो ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं वह केंद्र को दी गई हैं। तो कनाडा में भी ऐसा ही है। तो हमारा जो संघ है, इट इज़ लाइक द कैनेडियन यूनियन, इसको यूनियन बोला जाता है।